चलो आगे चलते हैं, सेक्शन 15 की बात करते हैं। जैसे कि अभी कार्तिक जी ने कहा था कि रजिस्ट्रेशन नहीं भी हो तो चलेगा, मगर ऐसा नहीं है। एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तभी क्लॉज 43BH उस पे लगेगा, अदरवाइज क्लॉज 43BH उस पे नहीं लगेगा। सेक्शन 15 पे चलते हैं। अब हमने माइक्रो देख लिया क्या है, मीडियम इंटरप्राइजेस देख लिया, स्मॉल इंटरप्राइजेस देख लिया हमने क्या है। अब हम देखते हैं ड्यू डेट, मतलब उसकी पेमेंट एज पर सेक्शन 15 हो जानी चाहिए। सेक्शन 15 क्या कहता है वो हम देखते हैं। अभी हम बात करते हैं कि जी अगर वो नहीं होती तो क्या होता है। सपोज एक केस है जिसमें हमने किसी से गुड्स परचेज करी 1 मार्च को, 1 मार्च 2023 को, और उसकी ड्यू डेट है 15 मार्च 2023। अभी हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जी विद इन 15 डेज उसको पेमेंट करनी है, 15 मार्च उसकी ड्यू डेट है। यदि वो 15 मार्च तक उसकी पेमेंट कर देता है तो वो एज पर सेक्शन 15 पेमेंट हो गई, लेकिन उसने पेमेंट करी 20 मार्च को, तो क्या ये हमारा जो पेमेंट उसने 20 मार्च को करी है डिसअलाउ होगा? एनीबडी? यस सर, डेट के तो बाद हेलो? डेट के बाद तो होगा ही डिसअलाउ। हाँ, अब हम बात करते हैं। कार्तिक जी कह रहे हैं जी सेक्शन 15 के हिसाब से जो डेट है उससे बाहर हो गया तो डिसअलाउ हो जाएगा। अब यहाँ आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, डिडक्शन जो हम क्लेम करने जा रहे हैं वो किस साल में है, और पेमेंट जो हम उसकी कर रहे हैं वो किस साल में है, ये देखना पड़ेगा। यहाँ हमने पेमेंट विद इन द ईयर कर दी, बिफोर 31 मार्च। अगर आप सेक्शन 43BH को पढ़ेंगे तो वो कह रहा है कि डिडक्शन उसकी उस साल में मिलेगी जिस साल में आपने पेमेंट की है। ऑल्दो ये सेक्शन 15 के हिसाब से पेमेंट नहीं है, लेकिन पेमेंट तो विद इन ईयर है, बिफोर 31 मार्च है। अब आप क्या कहेंगे कि क्या ये डिसअलाउ होगी? नहीं, ये डिसअलाउ नहीं होगी, क्योंकि इसकी पेमेंट विद इन ईयर आ गई है, तो इसलिए खर्चा भी इसको सेम ईयर में ही अलाउ हो जाएगा। अब हम इसी केस में एक सेकंड केस ले लेते हैं कि जी हमें गुड्स की डिलीवरी मिली 1 मार्च को और हमारी टर्म्स ऑफ पेमेंट है 45 डेज की। एज पर सेक्शन 15 45 डे इज ऑल्सो अलाउड। 45 दिन में मुझे पेमेंट करनी है, तो मेरी पेमेंट की डेट हो गई 15 अप्रैल, ड्यू डेट हो गई 15 अप्रैल। मैंने तो उस इसमें विचएवर इज लेटर कर देंगे? जी इसमें विचएवर इज लेटर कर देंगे? नहीं, विच एवर इज लेटर नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि उस पर्टिकुलर अमाउंट या बिल की पेमेंट कौन से साल में हो रही है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, सेक्शन 15 के हिसाब से उसकी ड्यू डेट क्रॉस हो गई, लेकिन पेमेंट तो विद इन ईयर हो गई। ओके, तो मतलब कोई भी एक देखेंगे एक तरीके से। हाँ, अभी क्लियर हो जाएगा, आगे चलते हैं। इसी में मैं बता रहा हूँ कि हमारी ड्यू डेट 15 मार्च थी, मैंने 20 मार्च को पेमेंट की, 31 मार्च को उसका पेबल ही नहीं है मेरे पास, तो क्या डिसअलाउ करोगे? अगर आप सेक्शन क्लॉज एच को देखो, एनी सम पेबल, 31 मार्च को मेरे पास उसका कोई पेबल है नहीं सर। तो मैं डिसअलाउ किसको करूं? ठीक। ठीक है। अब सेम केस लेते हैं कि मेरी परचेज है 1 मार्च की और मेरे 45 डेज के टर्म्स हैं विच इज अलाउड एज पर सेक्शन 15। मैंने उसकी पेमेंट करी 5 अप्रैल को, यानी कि वो 31 मार्च को पेबल आ गए। अब वो मैंने पेमेंट करी है 5 अप्रैल को, तो क्या ये मेरी डिसअलाउ होगी? एनीबडी? सर एक बार दोबारा बोलना डेट। मैंने गुड्स परचेज करी 1 मार्च 2023 को, टर्म्स ऑफ पेमेंट 45 डेज है, ड्यू डेट मेरी बैठेगी 15 अप्रैल को या 14 अप्रैल को, यानी कि पेमेंट तो मैंने परचेज तो मैंने ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर 23-24 की है, मगर उसकी ड्यू डेट बैठ रही है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। 31 मार्च को वो पेबल जनरेट हो गया। अब मैंने उसकी पेमेंट 5 अप्रैल को की, तो क्या ये डिसअलाउ होगा? नहीं सर। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन 15 के हिसाब से विद इन टाइम हो गई, हाँ, आपने ही बोला 45 डेज के अंदर। है ना।
हालांकि पेमेंट नेक्स्ट ईयर में जा रही है और डिडक्शन प्रीवियस ईयर में जा रही है, फिर भी ये अलाउ होगी क्योंकि पेमेंट जो है एज पर सेक्शन 15 विद इन ड्यू टाइम हो गई, विद इन स्पेसिफाइड टाइम हो गई। अब सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक मैंने परचेजेस करी 30 मार्च को और उसकी पेमेंट ड्यू डेट 15 अप्रैल है, लेकिन मैंने पेमेंट करी 17 अप्रैल को, तो क्या ये डिसअलाउ होगी? तो मतलब 15 की ड्यू डेट है, 17 को करिए आपने, 15 अप्रैल ड्यू डेट है लेकिन 17 को करी है मैंने, तो सर डिसअलाउ है। डिसअलाउ हो जाएगी क्योंकि सेक्शन 15 के हिसाब से जो मेरी टाइम लिमिट है वो मैंने फॉलो नहीं की और उसके बाद पेमेंट की, तो मुझे ये पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगी। अब यहाँ पे आप टाइम लिमिट कैलकुलेट करते समय क्या चीज चेक करेंगे? इनवॉइस की डेट चेक करेंगे क्या? तो इन केस ऑफ परचेज ऑफ गुड्स सेक्शन 15 में या एमएसएमई एक्ट में इनवॉइस की डेट कहीं मेंशन नहीं है, डेट ऑफ डिलीवरी की बात कर रहा है वो। मेरी इनवॉइस की डेट 1 अप्रैल है, बेंगलोर से माल मंगाया है, मगर माल मेरे पास 7 अप्रैल सॉरी मेरी इनवॉइस की डेट 1 मार्च है और बेंगलोर से माल मेरे को 7 मार्च को रिसीव हुआ है, तो क्या मैं, और मेरी टर्म्स ऑफ पेमेंट 45 डेज है, तो क्या मैं 45 डेज 1 मार्च से चेक करूंगा या 7 मार्च से चेक करूंगा? एनीबडी? सर डिलीवरी डेट, डेट ऑफ डिलीवरी से चेक किए जाएंगे नंबर ऑफ डेज, यानी कि मेरे पे गुड्स की डिलीवरी 7 मार्च को हुई है, तो मैं 7 मार्च से 45 डेज चेक करूंगा और देखूंगा कि वो पेमेंट एज पर सेक्शन 15 विद इन टाइम हो गई या नहीं हुई। यदि वो विद इन टाइम हो गई है तो अलाउड है, बावजूद इसके सपोज उसकी 7 मार्च से जब मैं चेकिंग करूं तो मेरी डेट जा रही है 45 डेज, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ऑलमोस्ट 22 या 23 अप्रैल जा रही है। मैंने पेमेंट 16 अप्रैल को की, अगर मैं इनवॉइस की डेट से देखूंगा तो मेरे 45 डेज क्रॉस हो चुके हैं, मगर मेरी डेट ऑफ डिलीवरी गुड्स तो 7 मार्च है, वहां से तो नहीं क्रॉस हो रहा है। अब आप कहोगे कि जी ये कैसे पता चलेगा कि जी डिलीवरी की गुड्स सर कैसे? एक डाउट क्या है, सर मैनिपुलेट भी हो सकते हैं डिलीवरी डेट, हाँ जी, मैनिपुलेट भी हो सकते हैं डिलीवरी डेट, कैसे मैनिपुलेट हो जाएगा डिलीवरी डेट? मतलब डिलीवरी डेट में आपके पास ट्रांसपोर्टर की रिसीट होती है, ट्रांसपोर्टर का बिल्टी होती है जिसपे माल वहां से किस दिन चला है, और जब आप माल फैक्ट्री में रिसीव करते हो तो साइन करके डेट डालते हो और स्टैंप भी लगाते हो, ओके। तो हमें डेट ऑफ डिलीवरी पता चल जाएगी। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, आप अपनी किताबों में एंट्री कब करोगे, 1 मार्च को या 7 मार्च को? सर वो तो 1 मार्च की हो जाएगी। नहीं, अगर मेरी इनवॉइस की डेट 1 मार्च है और मेरे पे गुड्स 7 मार्च को रिसीव हुई है तो मैं 1 मार्च को कैसे एंट्री कर लूंगा गुड्स रिसीव की? 1 मार्च को कैसे एंट्री कर लूंगा? माल तो मेरे पास है ही नहीं, माल तो गुड्स इन ट्रांजिट है, ओके। तो इसलिए उसकी एंट्री भी बुक्स में 7 मार्च को ही होगी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर आपने चेक किए हो तो हमारे को डेट ऑफ डिलीवरी की एंट्री से गुड्स की एंट्री, परचेज की एंट्री बुक की जाती है किताबों में। जब ही तो 31 मार्च में गुड्स इन ट्रांजिट का कॉन्सेप्ट आता है। सपोज आपने बेंगलोर से माल मंगाया और ऑर्डर प्लेस किया और उसके बाद उसने 30 मार्च को माल चला दिया, 30 मार्च को जब वो माल चलाएगा तो अपनी बिल की डेट क्या रखेगा? 30 मार्च। एज पर जीएसटी गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले ही उसे अपना बिल काटना है, तो जब वो 30 मार्च को बिल काट देगा तो क्या आप अपनी किताबों में 31 मार्च को वो स्टॉक बुक करोगे? नहीं सर, वो तो ट्रांजिट हो जाएगा। उसकी एंट्री तो आप गुड्स इन ट्रांजिट के थ्रू बुक करोगे ताकि पार्टी का खाता क्लियर हो जाए। आप एंट्री डालोगे गुड्स इन ट्रांजिट, माल आपके पास 7 अप्रैल को रिसीव हुआ है, तो आप डेफिनेटली 7 अप्रैल को वो परचेज की एंट्री बुक करके गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री को रिवर्स करेंगे। तो यहाँ पे डेट ऑफ डिलीवरी से चेकिंग होगी पेमेंट्स की। सिमिलरली सर्विस के केस में डेट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, ऑन विच सर्विस इज प्रोवाइडेड,
अब अगर आप जीएसटी में देखोगे तो जीएसटी में कहता है कि सर्विस प्रोवाइड करने के 30 दिन के अंदर अंदर आप अपना इनवॉइस रेज कर सकते हैं। अब मैंने कोई सर्विस प्रोवाइड करी 1 मार्च को, लेकिन बिल रेज किया 30 मार्च को, तो मेरी पेमेंट्स की टर्म यदि 15 दिन की है तो वो मैं बिल की डेट से चेक करूंगा या डेट ऑफ सर्विस की डेट से चेक करूंगा? डेफिनेटली डेट ऑफ सर्विस की डेट से चेक किया जाएगा। तो मुझे 15 दिन डेट ऑफ सर्विस ऑन विच सर्विस इज प्रोवाइडेड से चेक करना पड़ेगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं कि मेरे पे माल आया और माल में डिफेक्ट है, गुड्स में कुछ खराबी है जिसकी वजह से मैं उसकी पेमेंट रोकूंगा। माल कम आया है, माल में डिफेक्ट है, या कुछ और भी परेशानी हो सकती है, यानी कि मेरा उस गुड्स जो मैंने रिसीव किए उनमें कोई ऑब्जेक्शन है और उस ऑब्जेक्शन की वजह से मैंने पेमेंट रोक ली। मेरे पास 5 मार्च को माल आ गया था और उसमें कुछ डिफेक्ट मिला और मैंने उसकी पेमेंट नहीं की, तो क्या ये केस भी 43BH से कवर कर लिया जाएगा? पेमेंट तो उसने इसलिए रोकी हुई है क्योंकि गुड्स में डिफेक्ट है। एनीबडी? सर तब तो नहीं होगा। हाँ जी, तब तो नहीं होगा। हिट होगा नहीं? नहीं कार्तिक जी और भी है सेमिनार्स में, कोई भी नहीं बता रहा। सर ध्यान नहीं। खैर कोई बात नहीं। इसके लिए एमएसएमई एक्ट में कहा गया है कि इन केस you have to raise any objection related with goods or related with services, then you can raise that objection within 15 days from the date of delivery or from the date on which service is provided। यानी कि मुझे ऑब्जेक्शन 15 दिन के अंदर अंदर ही रेज करना है। अगर मैंने ऑब्जेक्शन 15 दिन के अंदर रेज कर दिया तो फिर मेरी पेमेंट्स जो 15 और 45 दिन है वो सेक्शन 15 के हिसाब से वो डेट ऑफ रिमूवल ऑफ डिफेक्ट से काउंट होगी, डेट ऑफ डिलीवरी या डेट ऑन विच सर्विस प्रोवाइडेड से काउंट नहीं होगी। यानी कि मेरे को कोई गुड्स मिली 5 मार्च को और उनमें कोई डिफेक्ट है, तो 5 मार्च से 15 दिन 20 मार्च होते हैं। यदि मैं डिफेक्ट रेज कर दूं बिफोर 20 मार्च, तो उस केस में मेरी डेट ड्यू डेट जो है फ्रॉम द डेट ऑन विच डिफेक्ट वाज क्लियर्ड या वुड बी क्लियर्ड से कैलकुलेट होगी। लेकिन अगर मैंने डिफेक्ट 15 दिन के बाद रेज किया, यानी कि 17 को रेज किया, 18 को रेज किया, तो उस केस में मेरी डीम्ड एक्सेप्टेंस डेट ऑफ डिलीवरी ही मानी जाएगी और 15 और 45 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी या डेट ऑन विच सर्विस प्रोवाइडेड ही चेक किए जाएंगे। उस केस में मेरे डिफेक्ट को रेज करने का कोई बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा। डिफेक्ट रेज करने का मतलब है कि डिफेक्ट रेज करके सामने वाले को कम्युनिकेट भी कर दिया मैंने। एनीथिंग? सर अगर डिफेक्ट रेज करा और डिफेक्ट ना हो गया, डिफेक्ट रेज करने के बाद डिफेक्ट रिमूव होने की कोई टाइम लिमिट एमएसएमई में नहीं बताई गई है। आप उसे 15 दिन में रिमूव कर सकते हैं, 20 दिन में रिमूव कर सकते हैं, 1 महीने में भी रिमूव कर सकते हैं। जिस दिन आप रिमूव करोगे उसी दिन से आपकी ये 15 दिन 45 दिन की कैलकुलेशन चेक होगी। ठीक है? ओके सर। अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और आया था कि जी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो मैंने किए हैं, एक एमएसएमई डीलर से मैंने फिक्स्ड एसेट्स खरीद ली और उसकी पेमेंट नहीं की विद इन द टाइम अलाउड एज पर सेक्शन 15 और 31 मार्च क्रॉस हो गया, नेक्स्ट ईयर में पेमेंट की, तो क्या ये पेमेंट या ये ट्रांजैक्शन 43BH से हिट होगी? मैंने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, फिक्स्ड एसेट्स परचेज की हैं और उसकी पेमेंट 25 मार्च को परचेज की है, ड्यू डेट 15 दिन के हिसाब से मेरे पास आ रही थी 20 अप्रैल, लेकिन मैंने उसकी पेमेंट मई में जाके की, तो क्या
ये 43BH इस ट्रांजैक्शंस को कवर करेगा? MSME डीलर से मैंने फिक्स्ड एसेट्स खरीदी हैं, नहीं पता। कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कवर होंगे इसमें, फिक्स्ड एसेट्स कवर नहीं होंगी, केवल और केवल रेवेन्यू परचेजेस या वो खर्चे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आपने डाले हैं वो ही कवर होंगे इसमें 43BH में। कैपिटल एक्सपेंडिचर कवर नहीं होंगे। अगर आप 43B की फर्स्ट लाइन पढ़े, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ ए डिडक्शन अदरवाइज अलाउएबल, डिडक्शन अदरवाइज अलाउएबल, जब मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर परचेज की तो मुझे कोई डिडक्शन नहीं मिल रही, तो मैं डिसअलाउ किसको करूंगा? एनी क्वेश्चन रिलेटेड विद दिस? इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन रेज हुआ था कि सर डेप्रिसिएशन तो मैं क्लेम कर रहा हूं उसका, क्या डेप्रिसिएशन डिसअलाउ होगा 43B में? कोई बताएगा? सर नहीं होगा क्योंकि कैश देने है ना। क्या कार्तिक जी? सर वो नहीं होगा क्योंकि हम उसमें पेमेंट नहीं करते ना, डेप्रिसिएशन तो मतलब नॉन कैश एक्सपेंस नहीं तो डेप्रिसिएशन डिसअलाउ होगा या अलाउ हो जाएगा उस कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो मैंने MSME से किया है लेकिन पेमेंट नहीं की विद इन टाइम? सर अलाउ होगा, अलाउ होगा शायद। तो आपने अभी तो कहा कि नहीं अलाउ होगा। नहीं मैंने बोला होगा। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल डिडक्शंस जो आपने P&L के डेबिट में क्लेम किए हैं। अब आप कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डेप्रिसिएशन भी तो P&L के डेबिट में ही क्लेम कर रहा हूं मैं, उसे क्यों नहीं मुझे अलाउ किया जा रहा? तो अगर आप सेक्शन 32 में जाएंगे तो डेप्रिसिएशन इज ए अलाउंसेस नॉट ए डिडक्शन, इसलिए वो सेक्शन 43BH से कवर नहीं होगा। और सेकेंडली उसकी एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करते समय MSME से रिलेटेड परचेज और पेमेंट का कोई भी जिक्र उसमें नहीं किया गया, तो ये चीज वहां कवर नहीं